नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, राणा दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुंबई पुलिस ने ये चार्जशीट दाखिल की है। 16 जून को अगली सुनवाई होनी है। राणा दंपत्ति को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। पति के साथ अभी जमानत पर हैं नवनीत राणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। फिलहाल जमानत पर है राणा दंपत्ति और मुंबई पुलिस ने ये देखिए चार्जशीट दाखिल की है। अब 16 जून को अगली सुनवाई होनी है और राणा दंपत्ति को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था। मातोश्री के बाहर नवनीत राणा ने पति रवि राणा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, जिसके बाद गिरफ्तारी और मामला फिर कोर्ट पहुंचा। उसके बाद हालांकि कोर्ट ने फिलहाल जमानत दी हुई है, लेकिन 16 जून को अब अगली सुनवाई होनी है। चार्जशीट दाखिल की है मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ। राजधानी दिल्ली और राजस्थान में हुई हिंसक झड़प पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है। ये चुनावी रणनीति बीजेपी की है। देश के आईएफएस ऑफिसर माफीनामा लिख रहे हैं और आपत्तिजनक बयानबाजी से फायदा बीजेपी को होता है। और क्या कुछ कहा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने, हमारे सहयोगी रवि सराफ से सुनाते हैं आपको। देश में एक बार फिर से कई राज्यों में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी हैं। हमारे साथ शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, दिल्ली हो, राजस्थान का जोधपुर हो, एक बार फिर से हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी है, क्या वजह आप मानती हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जहां ध्रुवीकरण हो रहा है और पूरा देश जानता है जब ध्रुवीकरण होता है उसमें फ़ायदा किसका होता है। ये तो पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की रही है ध्रुवीकरण करने की, और उसके बाद ऐसे आपत्तिजनक बयानबाजी करना। देश में पहली बार, देश की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 14 देशों ने इंडिया से कहा है कि क्लैरिफिकेशन दें कि उनका क्या स्टांस है, जो उनके प्रवक्ता ने कहा है। आज हमारे देश के आईएफएस ऑफिसर्स माफीनामा लिख रहे हैं और क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और अगर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मैं सारी राज्य सरकारों से कहूंगी, लॉ एंड ऑर्डर शुड कम डाउन हेविली ऑन सच पीपल, और जो भी अक्यूज्ड हैं उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर में भी घटनाएं हुई, तो आप मानते हैं कि राजस्थान में चूंकि विधानसभा चुनाव है तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाएं करी, दो समुदाय के बीच में लड़ाई करवाना, झगड़े होना, पत्थरबाजी होना? नहीं, माहौल जो बन रहा है, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरीके का ध्रुवीकरण चल रहा है, जैसे मैंने कहा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होता है। अगर राजस्थान में हो रहा है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगी कि वो एकदम से कड़ी कार्रवाई करें, और जो भी इसके पीछे हैं, जो भी ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा माहौल बनाना है, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगी कि अगर ऐसा माहौल बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभालें। और उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चल रहा है, तमाम लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, उन तमाम जो लोग इस तरह की घटनाएं में शामिल हो रहे हैं उनके संपत्तियों को जो है जब्त किया जा रहा है। बीजेपी के एक युवा नेता को भी पकड़ा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर ध्रुवीकरण की राजनीति ना कर ध्रुवीकरण जैसे माहौल को से उत्तर प्रदेश को बचाकर हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, इस समय पे ऐसे माहौल को और प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी शुड बी इक्वल फॉर ऑल। राजस्थान में हिंसक घटना पर न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इस वजह से वहां बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने नुपुर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की वजह से आज पूरे विश्व में देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। पवन जी, आपने कहा कि देश को आज लज्जित होना पड़ा है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि देश आज लज्जित हुआ है? पिछले 7-8 साल में लगातार नरेंद्र मोदी जी को बुद्धिजीवी वर्ग, इस देश का विपक्ष, इस देश के कलाकार, सेवानिवृत्त नौकरशाह सलाह देते रहे कि साहब इस तरह से यह देश नहीं चल सकता, विविधताओं का देश है,
बड़ा देश है, छोटे दिलो दिमाग से नहीं चल सकता। न केवल उन सलाहों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, बल्कि उन आवाज़ों को दबाया जा रहा था, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी जाती थी। उनको अवार्ड वापसी गैंग कहा जाता था, खान मार्केट गैंग कहा जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, राष्ट्र विरोधी ताकतों की उपाधि से उनको विभूषित किया जाता था। आज अगर वो सुन लिया होता उस वक्त मोदी जी ने ये सलाह, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। पवन जी, देश के कई राज्यों में आप देख रहे होंगे आज जो माहौल बना है, दिल्ली का आपने देखा होगा, जहांगीरपुरी, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में भी वारदात बढ़ रहे हैं और जो दो समुदाय के बीच में जो झड़प हो रही है, माहौल ऐसा क्यों एक उत्पन्न हो रहा है? ये धीमी आंच की सांप्रदायिकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पारंगत है। रोज नए विवाद पैदा करो, धीमी आंच पे नफरत को चलने दो, उबलने दो और चुनाव में उसका परिणाम भुगतो। उसका देश तो परिणाम भुगतेगा, इनको विजय हासिल हो, यह उनका तरीका है। तो लगता है राजस्थान में विधानसभा चुनाव, इसलिए वहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। बिल्कुल यही हो रहा है। वहाँ की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रिपोर्ट्स देती हैं, जो कई जगह लीक होते हुए मैंने देखी हैं, बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए माहौल खराब किया जा रहा है। आखिरी सवाल है मेरा, हालांकि जो प्रवक्ताओं ने जो बयान दिए, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं तमाम देशों से निकल कर है, उसके बाद भाजपा ने भी कार्रवाई किया, उस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं वो तो सामने आए, यह तो सब साइड एक्टर हैं। साइड एक्टर को आपने साथ में साइड में बैठा दिया दूर थोड़े वक्त के लिए, तो यह थोड़ी होता है कि फिल्म बाद में नहीं बनना बंद हो जाएगी। फिल्म तो बनती रहेगी इनकी। बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए। कैमरामैन केडी के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में देर रात 15 से 20 लोगों ने जमकर हुड़दंग मचाया और लोगों की गाड़ियों पर, घरों पर जमकर पथराव किया गया। आइए आपको टॉप एंगल से दिखाते हैं आखिर कहां से ये हुड़दंगी आए और जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पर कल देर रात कुछ लोगों ने जमकर इस गली में हुड़दंग उतारा और पत्थरबाजी की गई। फिलहाल अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस गाड़ी की तस्वीरें दिखाइए कि जिस गाड़ी का जो शीशा है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा फ़िलहाल जो है मौके पर मीडिया का जमावड़ा है, काफ़ी जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। आगे आगे जो गाड़ी आपके नज़र आ रही है, उसकी गाड़ी के शीशे पर भी जो है पत्थर मारा गया है और पूरी इस गली के अंदर जो है कल देर रात जमकर जो है वो हुड़दंग मचाया गया है। जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं कि 15 से 20 की संख्या में जो है वो अचानक से लोग आए थे। अच्छा, ये बताइए, आखिर 10:30 11 बजे का ये वाकया है, कितने लोग आए थे और क्या उनके हाथों में हथियार भी थे? ने चाकू था भैया, और दोनों तरफ से चाकू थे। 20 कम से कम 20 25 बंदे थे दोनों तरफ से। बस। तो आपने देखा यहाँ से वो मंजर? हाँ, देखे थे भैया। अच्छा, क्या कुछ वो कुछ कह भी रहे थे, कुछ किसी तरीके की बात? आवाज़ मतलब उतना सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, बस। बिल्कुल। यहाँ पर चश्मदीद बताते हैं कि यंग लड़के थे जो लोग यहाँ पर पत्थरबाजी करने आए थे। फिलहाल अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों के शीशे जो हैं फोड़े गए हैं। और टॉप एंगल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जे ब्लॉक है और सामने जो है वो आई ब्लॉक है। वहीं से जो है कुछ लोग अचानक से इस गली में पहुंचते हैं तकरीबन 10:30 से 11 बजे के करीब, और इस इलाके के अंदर पूरी गली में जो पथराव है वो शुरू कर दिया जाता है। फिलहाल मौके पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर होती रहती है, लेकिन पुलिस जो है वो जब घटना हो जाती है उसके बाद मौके पर पहुँचते हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे इलाके में धरपकड़ पुलिस की तरफ से जारी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अभी और भी कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए सेक्टर 135 डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस को ध्वस्त किया। दरअसल न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था कि नोएडा में बने अवैध फार्म हाउस को नोएडा प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त किया है। यमुना के डूब क्षेत्र में करीब 2500 से ज्यादा अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं और ये फार्म हाउस पिछले कई सालों से यहाँ पर बनाए हुए हैं, जबकि ये पूरा इलाका यानी यमुना डूब क्षेत्र के अंदर आता है और उस भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले फार्म हाउस संचालक पहले ही चेतावनी दिए जा चुके हैं। देखिए हमारे सहयोगी संजीव कुमार की ये रिपोर्ट।
न्यूज़ इंडिया की खबर का असर हुआ है। लगातार न्यूज़ इंडिया अवैध फार्म हाउसों की जो खबर दिखा रहा था उस पर जो है अब नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आलीशान ये फार्म हाउस था नोएडा के 135 सेक्टर में। और ये देखिए यहाँ पर आलीशान फर्नीचर भी है और किस तरह से पूरा आलीशान फार्म हाउस बना हुआ था, इसको नोएडा प्राधिकरण के बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया है। यही नहीं, इस तरह के कई दर्जन फार्म हाउस इस क्षेत्र में जो कि आज नोएडा प्राधिकरण का जो पीला पंजा है, जो बुलडोज़र है, वो चला और इस पूरे इलाके में देखिए दूर तक आप देख सकते हैं कि कितने बुलडोज़र यहाँ पर लगे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो अवैध फार्म हाउस बने थे सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। एक जो है धोरा से लगा कर के पूरे एक सिरे से ये तमाम जो फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए थे, ये हालांकि यमुना का डूब क्षेत्र इलाका है जो कि बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में पूरा आता है। हालांकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं ने साठगांठ करके यहाँ पर बड़ी तादाद में अवैध फार्म हाउस बनाए थे और इन फार्म हाउसों को मोटी रकम पर बेचा जाता है और करोड़ों रुपए इससे कमाए जाते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से न्यूज़ इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, अब जो है नोएडा प्राधिकरण एक्शन में है और उसने आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। उधर नोएडा के सेक्टर 34 में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरा फरार बदमाश को पुलिस ने दिल्ली के सीमापुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की 6 सोने की चेन, एक बाइक, इलेक्ट्रिक कांटा, 315 बोर के 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये बदमाश पिछले 14 सालों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे एनसीआर का सबसे शातिर चेन स्नैचर गैंग है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस गैंग ने तहलका मचा रखा था और मैं समझता हूँ कि दिल्ली से लेकर के बाकी अन्य जिलों में लगातार स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे थे। इनके ऊपर एक के ऊपर तो 40 मुकदमे हैं स्नैचिंग के दिल्ली से और दूसरा जो है उसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। बेसिकली ये सभी दोनों और इनके साथ 2-3 लोग और भी थे। ये बहुत प्लान तरीके से बजाज पल्सर से आते थे और आने के बाद यहाँ घटनाएं करते थे। ये जो गाड़ी लेके चलते थे उस गाड़ी को लेकर के एंटर करने का तरीका भी इनका अलग होता था। प्लस गाड़ी के जो नंबर था उस नंबर को बहुत अचानक एक तरीके से बदल दिया करते थे, चलते चलते बदल दिया करते थे। और एक का नाम इसमें सोनू है, दूसरा भारत सक्सेना है और जो थर्ड जिसको हम लोगों ने पकड़ा है वो विजय शिंदे है। थर्ड व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो सुनार है जो सारे चेन्स वगैरह को खरीदता था, खरीद करके उसको डिस्पोज ऑफ करता था, उनको पैसे देते थे। और इस तरीके से हम लोगों ने इनके पोजीशन से 6 चेन बरामद की हैं और ये सारी 6 चेन लूट की हैं जैसा कि इन लोगों ने बताया है। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं कहाँ से घटना है। हिमाचल प्रदेश में शिव की शीतकालीन तपोस्थली किन्नौर कैलाश यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। बर्फबारी, ग्लेशियर्स अधिक होने और कोरोना के चलते ये यात्रा 2 साल से बंद थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के चलते यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। किन्नौर के उपायुक्त ने बताया कि यात्रा के दौरान पोवारी से सभी श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेडिकल जांच भी की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खास इंतजामात किए जाएंगे। कैलाश यात्रा करवाना चाहते हैं क्योंकि 2 साल बंद है और लोगों की डिमांड भी है और इसके साथ साथ लोगों की आस्था के साथ साथ लोगों की रोजी भी, आजीविका भी इसके साथ जुड़ी हुई है काफी लोगों की। तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस साल किन्नर कैलाश यात्रा जो है शुरू करेंगे और इसमें जो नेसेसरी फैसिलिटीज सरकार को प्रोवाइड करनी है वो हम करेंगे। इस बार मैंने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि हम इस बार एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोलेंगे नीचे, जिसमें हम हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे लोगों का, क्योंकि ऊपर 13,500 फीट पर ऑक्सीजन की कमी होती है और सारे लोग जो है वो वहां तक पहुंच। और अब सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ में पबजी के लिए मां की हत्या कर दी गई है। नाबालिग ने मां पर 6 गोलियां दागी हैं।
3 दिन शव के साथ रहा है ये नाबालिग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पबजी के लिए एक नाबालिग ने अपनी मां की हत्या कर दी और उसके बाद 3 दिन तक शव अपने पास रखा। लखनऊ में पबजी के लिए मां की हत्या का मामला सामने आया है। उस नाबालिग ने मां पर 6 गोलियां दागी हैं। कहा जा रहा है कि मां को यह पसंद नहीं था कि बच्चा पबजी खेलता था। पबजी खेलने के लिए मां ने जब रोका तो इस नाबालिग पर ऐसी सनक सवार हुई कि उसने मां पे 6 गोलियां दाग दी। फौजी पिता की लाइसेंसी पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पबजी की सनक ने एक नाबालिग को अपनी ही मां का हत्यारा बना दिया है। 3 दिन तक ये बच्चा पुलिस को, फॉरेंसिक विभाग की टीम को घुमाता रहा, लेकिन आखिरकार जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये फोन्स किस तरह से बच्चों के जहनियत पर असर डाल रहे हैं, दिमाग पर असर डाल रहे हैं, किस तरह से उन्हें बीमार कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों को बीमार बना रहा है फोन। तनाव बढ़ना एक ऐसा सिम्टम है जो लगातार सामने आ रहा है। एकाग्रता में कमी, मोबाइल लेकर बच्चे अलग बैठने लगे हैं, परिवार एक साथ होकर नहीं बैठ पा रहा है, सामाजिक विकास में देरी हो रही है। जो वैल्यूज, जो हमें मॉरल वैल्यूज अपनी फैमिली से मिलते थे, फोन में लगने के बाद बच्चों के पास वक्त ही नहीं बचा है कि वो अपने माता पिता के साथ बैठे। पबजी की सनक में मां को मौत के घाट उतार दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से मामला सामने आया है। लखनऊ से हत्या के बाद 10 साल की बहन को घर में बंद रखा है इस नाबालिग ने, और हत्या के अगले दिन अपने दोस्त को घर भी लेकर आया। आप समझिए कि किस तरह से ये रहा होगा। ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना भी मंगवाया है और इस बीच उसकी मां की लाश उसके घर में ही थी। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी भी देखी है इस नाबालिग ने। ये हम आपको बता रहे हैं कि पबजी को लेकर किस तरह की सनक थी। दोस्त को भनक भी नहीं लगी। इसके लिए पूरे घर में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया गया इस नाबालिग की ओर से। तीसरे दिन शाम को जब दुर्गंध फैलने लगी, बाद में उसने अपने पिता को वीडियो कॉल करके ये सारी बातें बताई हैं। ये जो पूरा मामला है वो बता रहे हैं। पबजी ना खेलने देने से नाराज होकर मां को ही गोली मार दी है इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने, जो कि नाबालिग है, और इस घटना को इसने अंजाम दिया है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजधानी लखनऊ से ये मामला सामने आया है, जहां पर पबजी खेलने की इजाजत नहीं दी मां ने, तो एक नाबालिग ने अपनी मां को 6 गोलियां मारी, जिसके बाद मां की मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे रुक करते हैं एक और खबर का। कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच की वजह से भीड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में दर्शकों की सुविधा के लिए DMRC ने दिल्ली मेट्रो के आखिरी मेट्रो के समय में बदलाव किया है, यानी कि कल दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें आखिरी समय से थोड़ी देरी तक चलेंगी, जिससे मैच देखने वाले दर्शक अपने समय अनुसार घर तक पहुंच सके। देखिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर कल साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में T20 मैच होने वाला है, जिसको लेकर काफी ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। ऐसे में दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने कल आखिरी ट्रेन के समय में थोड़ा बदलाव किया है। जो आखिरी दिल्ली मेट्रो है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है उसकी टाइमिंग को बढ़ाया गया है। और इसके अलावा बात करें तो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो है
कल जो दिल्ली मेट्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अतिरिक्त फेरे जो हैं यानी कि ज़्यादा फेरे वो लगाएगी। आपको मैं बता दूं जो दिल्ली मेट्रो की तरफ से आधिकारिक बयान आया है उसके मुताबिक रेड लाइन से बस अड्डे की तरफ रात 11:50 पर आखिरी मेट्रो चलेगी। वहीं रिठाला से रात 12 बजे आखिरी मेट्रो जो है वो रवाना होगी। येलो लाइन की बात करें तो समयपुर बादली से 11:50 पर और हुडा सिटी सेंटर से 11:20 पर आखिरी मेट्रो चलेगी। इसके अलावा ब्लू लाइन पर बात करें तो नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी से रात 11:25 और वैशाली से 11:30 पर आखिरी मेट्रो चलेगी। इसके अलावा भी तमाम जो लाइनें हैं उन पर जो है थोड़ा सा कल देरी से मेट्रो चलेगी यानी कि लेट नाइट तक जो लोग मैच देखकर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से बाहर निकलेंगे वो सुविधा अनुसार अपने घर पहुंच सकेंगे यानी कि समय से पहले वो लोग अपने घर पहुंच सकेंगे। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी गेट से रात 12 बजे मेट्रो चलेगी ये कल समय रखा गया है, क्योंकि अगर हम कश्मीरी गेट वाली लाइन की बात करें जो कि नाहर सिंह तक जाती है ये वही मेट्रो है जिस मेट्रो लाइन पर दिल्ली गेट मेट्रो भी पड़ता है और दिल्ली गेट मेट्रो के नज़दीक ही है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। ऐसे में लोगों को कोई असुविधा ना हो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है यानी कि कल जो मेट्रो है वो अतिरिक्त फेरे तो लगाएगी ही साथ रात का जो समय है उसको थोड़ा सा मेट्रो का आगे बढ़ा दिया गया है यानी कि जो मेट्रो रात 11 बजे आखिरी होती थी वो मेट्रो 11:30 और 11:35 तक चलेगी। तो कुल मिलाकर जो लोग कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले T20 मैच का लुत्फ लेने जाएंगे उनको घरों तक पहुंचने की जो समस्या ना हो इसी को लेकर दिल्ली मेट्रो की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के देवली मोड़ पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां ट्रैफिक खुलवाने गए टीआई को एक युवती और एक युवक ने बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी देवली मोड़ पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूटी को रोक रहा था। स्कूटी रोकने पर लड़की भड़क गई, लड़की टीआई से बदतमीजी करने लगी। इतना ही नहीं टीआई से मारपीट शुरू कर दी जिसके बाद वहां पुलिस ने पहुंचकर टीआई को बचाया।